एक बार फिर से सोच लो कबीर, कहीं तुम्हारा लिया हुआ ये फैसला तुम्हारी जिंदगी न बदल दे। इशिका, हमारी जिंदगी में एक ऐसा मौका जरूर आता है जब हमें एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो हमारी जिंदगी बदल कर रख देता है। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस कबीर। काश तुम मेरे को समझ पाते, पर कोई बात नहीं। सो टेल मी, व्हाट इज योर ऑफर? मिस्टर शेट्टी, मेरे लिए आपका ऑफर ये है कि अगले 1 महीने के अंदर मैं आपको 200 बिलियन दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको दुनिया के सामने ये कबूल करना पड़ेगा कि आपने सुशांत को मारा है। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? भाई की बात मत कर। ना तेरे पास 200 बिलियन है और ना ही मैं कुछ कबूल करूंगा। और अगर 1 महीने बाद मेरे पास 200 बिलियन हो गए तो क्या करोगे? एक बार फिर से सोच लो शेट्टी साहब, जेल जाने के लिए इतना अच्छा ऑफर कोई नहीं देता। सोच लिया कबीर, दुनिया की कोई भी रकम इतनी बड़ी नहीं है जो मुझे जेल के अंदर पहुंचा सके। और वैसे भी पैसे का लालच देकर तू मुझे खरीद नहीं सकता, क्योंकि मेरे को खरीदने का सपना देखने वाले कौड़ियों के भाव बिक गए हैं। ठीक है शेट्टी साहब, मुझे लगा था कि अफ्रीका में जो आप अपने लिए प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन बनवा रहे हैं उसके लिए आपको काफी पैसे की जरूरत है, लेकिन शायद मैं गलत था। तुमको इसके बारे में किसने बताया? ये तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके बारे में मेरे आदमियों के अलावा किसी और के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लगता है आपके आदमियों ने मेरे बारे में आपको ढंग से नहीं बताया शेट्टी साहब। मैं कबीर हूं, किसी से मिलने से पहले उसकी हिस्ट्री जानना मेरी आदत नहीं, फितरत है। जिस वक्त आपने मुझे 100 बिलियन का ऑफर दिया था, मैं तभी समझ गया था कि आप मेरा सहारा लेकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये सब सुनकर हर्षद के होश उड़ गए। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो आगे क्या बोले, और तभी अफसोस शेट्टी साहब, अपनी जान बचाने के लिए यू विल लूज एवरीथिंग। आई विल लूज एवरीथिंग? तुम क्या कहना चाहते हो? पहले मैं 200 बिलियन देकर तुम्हारे सपने को जिंदा रखना चाहता था और तुम्हें जेल के अंदर भेजना चाहता था, लेकिन अब अगले 1 महीने के अंदर मैं उस प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन को अपने नाम करूंगा और तुम्हें जेल के अंदर डालकर बर्बाद कर दूंगा। माफ करना शेट्टी साहब, लेकिन आपको मेरा ऑफर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे छोटा इंसान समझकर आपने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है। गलती मैं नहीं, गलती तुम कर रहे हो कबीर। ना आज तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम मेरे सपनों को तोड़ सको, और ना ही 30 दिन के बाद होगी। तुम अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दोगे तो भी तुम 200 बिलियन नहीं कमा सकते। 200 बिलियन कमाने के लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ 30 दिन चाहिए। ठीक है कबीर, मैं 30 दिन के बाद तुम्हें यहीं मिलूंगा। आई विल वेट फॉर यू। तुम्हारे इंतजार का फल
तुम्हारी बर्बादी होगी। इतना कहते ही कबीर ने इशिका की तरफ देखा। लेट्स गो इशिका। श्योर कबीर। कबीर और इशिका एक साथ लिफ्ट की तरफ जाने लगे, लेकिन तभी कबीर, मैं तुझसे ये पूछना तो भूल ही गया कि कैसे सिर्फ 30 दिनों के अंदर तू 200 बिलियन कमाएगा। यह सुनकर कबीर ने हर्षद को देखा और 30 दिन काफी लंबा समय होता है किसी के सपने को तोड़ने के लिए। इंतजार करो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के सभी जवाब जरूर मिलेंगे। यह कहकर कबीर इशिका के साथ वहां से चला गया। हर्षद और उसके आदमी दोनों को जाते हुए देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट के अंदर गए, अन्ना, कबीर आपके सामने था, हम आपके साथ थे। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल गया और आप शांत रहे, क्यों? क्योंकि मेरे को 200 बिलियन चाहिए। आपको 200 बिलियन कैसे मिलेंगे? जस्ट वेट एंड वॉच। मुझे हर एक वो चीज मिलेगी जो मैं चाहता हूं। मेरी कहानी खत्म करने से पहले कबीर को मेरी ईगो को तोड़ना होगा, और उसे तोड़ने के इरादे में वो खुद टूट जाएगा। यह सुनकर हर्षद के आदमी ने आगे कुछ भी नहीं कहा। यहीं दूसरी तरफ कबीर और इशिका भी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल चुके थे। कबीर, तुम 200 बिलियन कहां से लाओगे? कैसे करोगे तुम हर्षद शेट्टी का सामना? तुम टेंशन मत लो इशिका, तकलीफें चाहे जितनी भी हो मैं उनसे लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मुझे खोने का डर हो, और जिसके पास खोने को कुछ भी ना हो उसे दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। इससे पहले कि इशिका आगे कुछ कहती, हेलो। हाउ कैन यू डू दिस टू मी इशिका? यू हैव बिट्रेड मी। मैंने तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर समझा था, लेकिन तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ओह तनवीर, आज पहली बार जब खुद धोखा मिला तो तुम तो बच्चों की तरह रोने लगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बिना जवाब दिए इशिका ने फोन काट दिया। ठीक उसी वक्त क्या तनवीर शेखावत को पुलिस ने पकड़कर अरेस्ट कर लिया है? अभी तक तो नहीं, पर जिस तरीके से तनवीर गुस्से में बोल रहा था, मुझे यकीन है कि उसको मालूम पड़ चुका है कि he is finished. Call inspector and ask him. अगर उसे अरेस्ट कर लिया गया है तो I want to meet him right now. इशिका ने कबीर की बात मानी और तुरंत इंस्पेक्टर को कॉल किया। कुछ देर तक इंस्पेक्टर से बातचीत चलती रही, और जैसे ही उसने फोन काटा, तनवीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो चलो मिलने चलते हैं तनवीर से। यह कहते ही कबीर ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी और सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया। कैसे हो तनवीर? कबीर, तुम? कबीर को अपने सामने देखकर तनवीर शॉक्ड था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, 18 शेल कंपनीज, फेक इनवॉइसेस, इलीगल ट्रांसफर्स, सब तुम्हारे नाम पर किसने किया? तेरे सिग्नेचर्स, तेरे आईपी से लॉगिन्स, किसने किया तनवीर? अरे रे, ना जाने किसने तेरी ऐसी हालत कर दी। तुझे ये सब कैसे पता है? जिस जाल में तू फंसा है वो मैंने ही बुना था। I have framed you, तनवीर शेखावत।
क्या ये सब तूने किया? इसके बाद तनवीर सभी पुलिस ऑफिसर्स की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये कबीर ने मुझे फ्रेम किया है, इसको पकड़ो, मैं बेकसूर हूँ। वहां मौजूद हर पुलिस ऑफिसर तनवीर की आवाज सुन सकता था, लेकिन सबने ऐसे बिहेव किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। चिल्लाकर कोई फायदा नहीं होगा तनवीर। जैसे पिछले बार तू पुलिस स्टेशन आया था और मैं तड़प रहा था, वैसे आज तू तड़पेगा। तूने ये सब कैसे किया? याद है तुमने एक बार इशिका को अपना लैपटॉप दिया था। तब मैंने चुपके से तुम्हारे लैपटॉप पे मैलवेयर डाला था, जिससे तुम्हारी सभी इंफॉर्मेशन, ईमेल्स, पासवर्ड्स, ट्रांजैक्शंस, मीटिंग्स, इवन तुम्हारे पर्सनल चैट्स सब रिकॉर्ड हो रहे थे। तुम सोचते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम गलत थे। क्या? सिर्फ यही नहीं, कबीर की मदद से मैंने डार्क वेब पे कुछ अननोन कॉन्टैक्ट्स को पैसे दिए और 18 शेल कंपनीज रजिस्टर करवाई, सब तुम्हारे नाम पे। फिर AI जनरेटेड सिग्नेचर्स बनवाए, बिल्कुल तुम्हारे असली सिग्नेचर्स जैसे। और जब ट्रांजैक्शंस किए तो प्रॉक्सी सर्वर्स यूज किए, ताकि सब कुछ तुम्हारे IP एड्रेस से दिखे। ये सब सुनकर तनवीर के होश उड़ गए। उसके चेहरे को देखकर साफ मालूम होता था कि जैसे उसकी सारी दुनिया ही खत्म हो गई हो। और तभी ऑफिसर, टेक हिम इनसाइड द जेल। मुझे एक बार तनवीर को जेल के अंदर देखना है और खुद को बाहर। नहीं नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया गया है। चल अंदर। नहीं, छोड़ो मुझे। नाटक मत कर, चल अंदर। तनवीर शेखावत जैसे ही जेल के अंदर गया। ऑफिसर, मुझे एक डंडा देना। बिना कोई सवाल किए एक ऑफिसर ने कबीर के हाथ में डंडा पकड़ा दिया। डंडा पकड़ते ही कबीर सीधा जेल के अंदर गया। कुछ याद आया तनवीर? ये पुलिस का डंडा, ये जेल। पहले मेरे दर्द में तू हंसा था, अब मेरी बारी। जहां एक तरफ तनवीर को जेल भेजकर कबीर को काफी सुकून मिला था, वहीं दूसरी तरफ कबीर की बातों ने कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन तनवीर के अंदर के सुकून को छीन लिया था। इस वक्त तनवीर अपने कमरे में बैठकर सिर्फ कबीर और इशिका की तस्वीर को देख रहा था। तुम दोनों की बर्बादी का काउंटडाउन आज से शुरू हो चुका है, कबीर और इशिका। अगले 30 दिनों के अंदर अगर मैंने तुम दोनों को मेरे घुटनों पर न ला दिया तो मेरा नाम हर्षद शेट्टी नहीं। ये बोलते ही हर्षद ने अपना फोन निकाला और हेलो। आई एम सेंडिंग यू 2 names। मुझे दोनों के नाम द ब्लैक लेजर बुक के साथ साथ और उस डार्क वेब माफिया के लिस्ट में डलवाना है जो क्रिप्टो अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। ओके। लेट द रियल गेम बिगिंस। द ब्लैक लेजर बुक। माना जाता है कि इस गैंग की शुरुआत 2008 में एक जापानीज आदमी ने की थी जिसका नाम था हारुकी फुजिमोटो। कहने को तो वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था, लेकिन उसका दिमाग किसी शैतान से कम नहीं था। साल 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी। लोग अपने पैसे लगातार खो रहे थे। इन सब के बीच फुजिमोटो एक ब्लैक लेजर नाम का सिस्टम तैयार कर रहा था, जिसकी मदद से वो हर एक ऐसे सिस्टम को हैक कर सकता था। अपने सिस्टम की मदद से वो हर डॉक्यूमेंट का एक डिजिटल रेप्लिका तैयार कर सकता था, यानी कि अपने सिस्टम की मदद से वो किसी की भी आइडेंटिटी चुरा सकता था।
उसने धीरे धीरे हैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स, ड्रग लॉर्ड्स सबको रिक्रूट किया और उन्हें अपने सिस्टम के थ्रू पेमेंट करना और ब्लैकमेल करना सिखाया। उसका एम्पायर बढ़ता गया। इंटरपोल उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो एक घोस्ट की तरह कभी जापान, कभी स्विट्जरलैंड, कभी दुबई चला जाता और उसे कोई भी ट्रेस नहीं कर पाता। लेकिन इस दौरान उससे एक गलती हो गई और वो थी अपने सिस्टम में एक इंडियन कोडर को शामिल करने की। उस इंडियन कोडर का नाम क्या है ये किसी को नहीं मालूम। वो इस वक्त कहां है ये भी किसी को नहीं मालूम। वो कहां से आया है किसी को नहीं पता। लेकिन सबको एक बात जरूर मालूम है कि उस इंडियन ने हारुकी फुजीमोटो को उसी के घर में जाकर मारा था और द ब्लैक लेजर गैंग का नया बॉस बन गया। आने वाले खतरे अनजान थे। कबीर इशिका को उसके घर ड्रॉप करने के लिए निकल चुका था। फाइनली तनवीर का चैप्टर खत्म हुआ। पर अब क्या इशिका? हर्षद शेट्टी, ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन। कबीर, तुम्हें उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए था। तुम एक महीने में 200 बिलियन कैसे कमाओगे? एक महीने में इतना कमाना पॉसिबल भी है? इशिका, जो सोचा जा सकता था उसे किया भी जा सकता है। पर कैसे? तुम एक महीने में कैसे करोगे? क्रिप्टो की दुनिया में पॉसिबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं होती। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसकी मदद से मैं जो चाहूं वो हासिल कर सकता हूं। कैसा प्लान? इशिका, मैंने कहीं पढ़ा था कि बिटकॉइन इज द हार्डेस्ट मनी एवर क्रिएटेड। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि बिटकॉइन वो इकलौता एसेट है जो ना गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है और ना ही बैंक ब्लॉक कर सकती है। इट्स ऑलवेज फिक्स्ड, फाइनाइट एंड फॉरएवर। और यही कारण है कि जब क्रिप्टो की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं। ये कहने के बाद कबीर ने तुरंत अपना फोन निकाला और इशिका को पकड़ा दिया। इसे देखो इशिका, क्रिप्टो की हिस्ट्री को जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे मालूम हुआ कि हर 4 साल बाद क्रिप्टो की मार्केट या तो तेजी से चढ़ती है या उसी रफ्तार से गिरती है। और इत्तेफाक से क्रिप्टो के लिए ये वही चौथा साल है जिसमें कई रईस आदमियों का चौथा होगा और कई गरीबों की दिवाली होने वाली है। क्रिप्टो की मार्केट को समझते हुए मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बार क्रिप्टो की सप्लाई कम होगी और डिमांड काफी ज्यादा, जिसकी वजह से प्राइसेस का बढ़ना भी गारंटीड है। ये सब तो ठीक है कबीर, लेकिन 200 बिलियन, इतना तो आरबीआई का भी बजट नहीं होता और तुम इसे एक महीने में कमाने की बात कर रहे हो। आई एम स्टिल क्लूलेस कि तुम डिमांड और सप्लाई के पैटर्न को समझकर कैसे इतना अमाउंट हासिल कर सकते हो। मैं बायबिट, बिनांस और OKX नाम की क्रिप्टो करेंसीज में कुछ अमाउंट ट्रेड करूंगा और अपने कुछ सोलाना के करेंसीज को बेच दूंगा। अभी क्रिप्टो में ऐसा हाल है कि अगर मैं 1 मिलियन लगाऊंगा तो 500% रिटर्न का चांस जरूर होगा। एंड व्हाई आर यू सो श्योर कि 500% रिटर्न के चांसेस ज्यादा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा लगाया हुआ अमाउंट 1 सेकंड में मार्केट से वाइप आउट हो जाए, तब तुम क्या करोगे? ये सुनकर कबीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या हुआ कबीर? व्हाई आर यू जस्ट स्माइलिंग एंड नॉट गिविंग मी द आंसर? जवाब दो। अगर तुम्हारी लगाई हुई करेंसी एक झटके में मार्केट से वाइप आउट हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे? इशिका को कबीर के जवाब का इंतजार था, लेकिन तभी क्या हुआ कबीर? गाड़ी क्यों रोकी? सामने देखो इशिका। इशिका कबीर से बात करने में इतनी मगन थी कि उसे एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि वो अपने घर पहुंच चुकी थी। क्या हुआ इशिका? अब क्या सोचने लगी तुम? आई डोंट नो कबीर, पर मुझे न जाने क्यों बहुत डर लग रहा है। अच्छी बात है,
कभी कभी डर भी काफी जरूरी होता है। अगर हमें डर लग रहा है तो इसका मतलब यही है कि हम सही रास्ते पर हैं। ये सुनकर इशिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरी और घर की तरफ चली गई। इसके बाद कबीर अपने घर के लिए निकल गया। अरे यार, तुझे मैं क्लब में लेकर इसलिए नहीं आई हूँ कि तू सोच में डूबी रहे। थोड़ा चिल कर यार। इस वक्त तान्या शहर के सबसे महंगे क्लब में थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं था। सुन, अब तुझे समर प्रताप को भुलाना होगा। उस लूजर के पास ना तो पैसा बचा है और ना ही इज्जत। अब तू तो किसी ऐसे लड़के को देख जो उससे ज्यादा अमीर हो। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा आज पार्टी करने का दिल नहीं कर रहा। अरे यार, यहाँ आसपास देख, कितने अच्छे अच्छे लड़के हैं। उन्हें देखकर तू भी सेलिब्रेशन मोड में आ जाना। सारी टेंशन छोड़ और ले एक ड्रिंक मार, फिर देख लाइफ कितनी सेक्सी लगती है। तान्या कुछ देर सोचती है और फिर चल ठीक है। तान्या ने तुरंत विस्की का ग्लास उठाया और ड्रिंक करना शुरू कर दिया। अब आएगा ना मजा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसके बाद तान्या को ड्रिंक करने में और मजा आने लगा। अरे, मैंने ही तुझे ड्रिंक करने को कहा था और अब मैं ही तुझे मना कर रही हूँ। अब रुक जा यार, और कितना पिएगी? मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास सब गोल गोल घूम रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुझे और पीना है। I want more drink. तान्या और उसकी दोस्त इतने ज्यादा नशे में हो चुके थे कि उनके आसपास खड़े लड़के उनका फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। आप दोनों इतनी खूबसूरत हो, लेकिन अकेले हो। आप दोनों के बॉयफ्रेंड कहाँ है? हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। We are free birds. हम दोनों भी आपकी तरह बिल्कुल सिंगल है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ पार्टी करें? हाँ, क्यों नहीं, हमें तो और मजा आएगा। इसके बाद चारों मिलकर पार्टी करने लगे। 1 घंटे बाद जब दोनों लड़कों ने देखा कि तान्या की दोस्त नशे में चूर होकर क्लब में ही सोने लगी। तान्या, क्यों ना तुम्हारी दोस्त को हम उसके घर छोड़ दें? यहाँ ऐसे लेटे रहना अच्छी बात नहीं है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम दोनों पर भरोसा कैसे करूं? मैं तो तुम दोनों को जानती भी नहीं हूँ। ज्यादा मत सोचो तान्या, अगर यहीं पर रहोगी तो तुम्हारी दोस्त को रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलेगा। What do you want? कि ये ऐसे ही सबके सामने लेट ही रहे? हाँ, तुम दोनों सही कह रहे हो। ऐसे यहाँ पड़े रहना अच्छी बात नहीं है। चलो चलो चलते हैं। इसके बाद दोनों लड़कों ने नशे में चूर तान्या की दोस्त को उठाया और तान्या के साथ क्लब से बाहर निकल गए। देख भाई, कितनी बेवकूफ लड़कियां हैं दोनों। सही कहा भाई, हमने तो इनसे एड्रेस भी नहीं पूछा इनके घर का, लेकिन उसके बाद भी दोनों को लग रहा है कि इन्हें हम इनके घर ड्रॉप करेंगे। तान्या की दोस्त तो पहले से ही बेसुध होकर सो रही थी, लेकिन अब गाड़ी के अंदर बैठते ही तान्या को भी नींद आ चुकी थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जो 2 आदमी उसे ड्रॉप करने के बहाने लेकर आए हैं
असल में वो उसे अपने घर ले जा रहे हैं। अरे जल्दी गाड़ी भगा यार, गाड़ी की रफ्तार धीरे क्यों कर ली है? मुझसे अब कंट्रोल नहीं होता, जल्दी चल भाई। सामने देख भाई, रेड सिग्नल है। अरे सिग्नल तोड़ ना भाई। अरे नहीं, सिग्नल के सामने ही पुलिस खड़ी है, रोक लेते हैं गाड़ी, वरना खामखा ड्रामा बढ़ जाएगा। जैसे ही गाड़ी रुकी, तान्या की आंख खुल गई। सबसे पहले उसे अपनी दोस्त नजर आई और फिर सामने दोनों आदमी। हम कहाँ पहुँचे? बस कुछ ही देर में हम तुम्हारे घर पहुंचने वाले हैं। अचानक तान्या की नजर अपने बगल में खड़ी कार पर गई। ये तो फरारी कार है जो मैंने ओबरॉयज की पार्टी में देखा था। इस वक्त जिस रेड सिग्नल पर कबीर की कार भी रुकी थी, वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके बगल की कार में तान्या बैठी थी। लेकिन तभी हेलो, ए, क्या हुआ? वो फरारी वाला आदमी। ठीक उसी वक्त कबीर की नजर तान्या और उन दो आदमियों पर पड़ी। ये तो तान्या है, और ये दोनों आदमी कौन है? इससे पहले कि कबीर कुछ और समझ पाता, रेड सिग्नल सीधा ग्रीन हुआ और जिस गाड़ी में तान्या बैठी थी वो तेज रफ्तार में आगे बढ़ गई। कबीर भी अपनी गाड़ी उनके पीछे लगाने ही वाला था कि तभी हे, कौन हो तुम? अचानक से मास्क पहने एक आदमी कबीर की गाड़ी में आकर बैठ गया और बैठते ही उसने एक बंदूक निकाली। अगर अपनी जान की परवाह है तो वही करना जो मैं तुमसे बोलूंगा, वरना जो होगा उसको देखने के लिए तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। Do you believe in curses? क्या आपको लगता है कि आपने जिंदगी में कोई पाप किया है? हाँ, अभी तक तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से तुमने मेरे माथे पर बंदूक रखी है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे एक पाप तो होने ही वाला है। अच्छा मजाक कर लेते हो। मजाक ही तो नहीं करना आता मुझे। अचानक कबीर ने गाड़ी की रफ्तार पहले से 2 गुना तेज कर दी। गाड़ी की रफ्तार कम कर, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। बंदूक तेरे हाथ में है, इंतजार किस चीज का कर रहा है? चला गोली और मार दे मुझे, क्योंकि मैं गाड़ी की रफ्तार कम नहीं करूंगा। तुझे क्या अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? जो डर गया वो मर गया। मैं अपनी ताकत दिखाकर मरना चाहूंगा, तड़प कर नहीं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कबीर का एल्बो स्ट्राइक इतना खतरनाक था कि उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगा और उसके हाथों से बंदूक भी गिर गई। लेकिन इस वार के बाद भी उस आदमी ने तुरंत खुद को संभाला और फिर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। गाड़ी रोक। नहीं रोकूंगा, ये ले। उसी समय कबीर ने गाड़ी को दाईं तरफ घुमा दिया। इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, कबीर ने बंदूक उठा ली और तुरंत गाड़ी रोक दी। वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है ना। पहले बंदूक तेरे हाथ में थी और अब मेरे पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू मुझे यहाँ मारने आया था और मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। जानता है क्यों? क्योंकि तुझे मारकर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तू जिंदा रहेगा तो तू उस आदमी तक मेरी बात पहुंचा देगा कि मैं उससे नहीं डरता। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। बड़ी मुसीबत में मैं नहीं, तुम्हारा बॉस पड़ने वाला है। जा और अपने बॉस को जाकर बोल दे
कि मैं तो हर गम सह लूंगा, लेकिन मेरा दिया हुआ गम वो बिल्कुल भी नहीं सह पाएगा। अपनी बात कहते ही कबीर ने बंदूक नीचे रखी और फिर चल अब गाड़ी से निकाल। मास्क पहने आदमी को समझ में आ गया था कि कबीर से उलझना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए वो तुरंत गाड़ी से उतरकर वहां से निकल गया। कबीर तेज रफ्तार से गाड़ी उस तरफ भगा रहा था जिस तरफ दो आदमी तान्या और उसके दोस्त को लेकर जा रहे थे। कुछ देर बाद कबीर को उनकी गाड़ी दिखनी शुरू हो गई और फिर ये नमूना कौन है? साले ने गाड़ी क्यों रोकी है? दोनों आदमियों ने देखा कि कबीर गाड़ी से उतरकर सीधा उनके नजदीक आ रहा था। ए, कौन है तू? ऐसे गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी क्यों रोकी? आप दोनों जरा गाड़ी से उतरोगे? क्यों बे? क्यों उतरे हम? मुझे एक जरूरी बात करनी है आपसे। इस वक्त तान्या और उसकी दोस्त गहरी नींद में सो रही थी। तू यहीं बैठ, मैं अभी आया। एक दो थप्पड़ पड़ेंगे ना, अपने आप साले की सारी अकड़ निकल जाएगी। हाँ यार जल्दी कर, न जाने कहां से आ गया ये कबाब में हड्डी। तभी गाड़ी से एक आदमी बाहर निकला और हाँ, क्या प्रॉब्लम है तेरी? हाँ? कौन है तू? बोलेगा? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक उसी वक्त गाड़ी में बैठा दूसरा आदमी भी बाहर आ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर? इससे पहले कि वो आदमी अपनी पूरी बात कह पाता, तेरी तो दोनों आदमी जैसे ही कबीर पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, Oh fuck! I can't breathe. कबीर ने दोनों आदमियों को इस तरह से मार गिराया जैसे कोई गाजर मूली काट रहा हो। तू है कौन और हमारी गाड़ी क्यों रोकी? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुम मेरा नहीं बल्कि गाड़ी में बैठी उन दो लड़कियों की जिंदगी बिगाड़ने वाले थे। वो दोनों तुम्हारी क्या लगती है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उनके साथ? गलत के खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं वो रिश्ते नहीं देखते। मैं इन दोनों का कुछ भी नहीं लगता, लेकिन मुझे एक चीज का यकीन जरूर है कि तुम दोनों उसके दोस्त तो नहीं हो सकते। तुझे इसका कैसे यकीन है? क्योंकि मैं गलत काफी जल्दी पहचान लेता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। हर चीज हर किसी को नहीं समझ में आती। तू हमसे चाहता क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपनी बहनों को उनके घर छोड़ दो, समझे? बहन के भाइयों, बोलो छोड़ दोगे ना दोनों को उनके घर? हाँ भैया, हाँ भाई, हाँ, बिल्कुल 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 छोड़ देंगे। गुड, वेरी गुड। ये बोलते कबीर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा और तभी भाई, ये कौन था? किसी तूफान से कम नहीं था भाई ये। चल भाई, अपनी बहनों को छोड़ने चल। चल भाई। ये बोलते ही दोनों आदमी एक दूसरे का सहारा लेकर उठे और गाड़ी में बैठकर तान्या और उसकी दोस्त को छोड़ने के लिए निकल गए। इन सब बातों से अनजान कबीर अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी Oh fuck! कबीर की गाड़ी के सामने वही दोनों आदमी आकर टकरा गए जिन्हें कबीर ने छोड़ दिया था। इससे पहले कबीर कुछ और समझता, उसने देखा कि कई सारी गाड़ियां उसकी तरफ आ रही हैं। हर्षद शेट्टी? जब भी मैं आता है तो न जाने लोग क्यों मरने लगता है। तान्या? उसी समय कबीर ने देखा कि हर्षद शेट्टी की गाड़ी के अंदर तान्या और उसकी दोस्त बेहोशी की हालत में पड़ी है।